हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण, जो कि सेंटर के जो एग्ज़ाम होते हैं या एस्टेट है, बीपीएससी है, उनके लिए भी बहुत बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 800 AD जर्मनी मध्यकाल में सार्लमा नामक शासक के नेतृत्व में संगठित था। मतलब जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। कालांतर में यह क्षेत्र छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। नॉर्थ जर्मन जो स्टेट था वो किसको मानता था? वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था। और उनमें से सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो प्रशा था। देखिए, जो प्रूशिया था, इंग्लिश में प्रूशिया बोलते हैं प्रशा को, वो आज का जर्मनी है। मतलब सबसे शक्तिशाली, काफ़ी बड़ा था और सबसे शक्तिशाली जो स्टेट था उस टाइम का वो प्रशा था। साउथ जर्मन जो स्टेट थे वो कैथोलिक चर्च में विश्वास करते थे। मतलब नॉर्थ वाले प्रोटेस्टेंट को मानते थे, जबकि साउथ किसको मानता था? कैथोलिक को। इनकी एक प्रतिनिधि सभा थी जिसको डाइट कहा जाता था। इन दोनों की एक प्रतिनिधि सभा थी जिसको क्या कहा जाता है? डाइट। जैसे अपने यहाँ संसद होती है तो जर्मनी में वहाँ उसको क्या बोला जाता था? डाइट बोला जाता था। नेपोलियन ने 1806 में जर्मनी के भागों को मिलाकर एक राइन संघ का निर्माण किया। इसमें नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि नेपोलियन ने इन क्षेत्रों को जीता और जो जर्मनी के ये जो 39 जर्मन भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे इनको मतलब मिलाया। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना बढ़ी, जबकि नेपोलियन ऐसे चाहता नहीं था। ऐसे कहते हैं ना, क्रांति से जन्मा शिशु ने ही क्रांति का गला घोट दिया। ये स्टेटमेंट नेपोलियन के बारे में है। 1830-1848। देखो, हम जर्नली ऐसे पढ़ते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 में हुई। तो फ्रांस में 3 क्रांतियाँ हुई थी। तो फर्स्ट जो क्रांति थी वो 1789 में, सेकंड थी 1830 और जो थर्ड क्रांति हुई थी 1848 में हुई थी। ठीक है। तो जो फ्रांस की जो ये क्रांतियाँ थी, जो 1830 की और 1848 की जो क्रांति हुई थी, उस पर जर्मनी पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जर्मन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई। इसमें चित्रकार थे, दार्शनिक लोग थे, लेखक थे। क्योंकि देखो, उस टाइम पे ऐसा जो दार्शनिक थे चित्रकारी के थ्रू उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। दार्शनिक लोग अपनी बातों के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। लेखक वो उस टाइम की चीज़ों को लिखते थे जो जनता पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते थे। तो इन्होंने भी अपनी एक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। आपने जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो रूसो था, वोल्टेयर था और जॉन लॉक था। इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है फ्रांस की जनता पर। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि जो चित्रकार थे, दार्शनिक थे, लेखक थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिगेल एक दार्शनिक था जो मार्क्स का गुरु था। इनको ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की अवधारणा थी। देखो, क्वेश्चन आएगा कि मार्क्स का गुरु कौन था, तो हम लिखेंगे हिगेल। हिगेल ने कौन सी अवधारणा अपनाई? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की अवधारणा अपनाई। देखिए, हर लाइन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क हिगेल से प्रभावित था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, निम्न में से कौन कौन हिगेल से प्रभावित था? तो 4 ऑप्शन दे देंगे। हिगेल भी बिस्मार्क दे देगा, मार्क्स दे देगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सच बताऊं तो क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं, इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। विलियम अंडर्ट, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाई। ठीक है, आगे देखिए, बुसेनशैफ्ट एक संगठन था। देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इस लाइन में। बुसेनशैफ्ट एक संगठन बनाया गया जिसका लक्ष्य था जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एक संगठन है निम्न में से? तो बुसेनशैफ्ट। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? तो बुसेनशैफ्ट। और यह संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो अध्यापक और बच्चों के द्वारा बनाया गया। इस तरह से भी आ सकता है, जर्मनी में अध्यापक और बच्चों के द्वारा बनाया गया संगठन का नाम बताइए। ठीक है, तो बुसेनशैफ्ट। 4-5 क्वेश्चन सिर्फ एक इन सिंगल 2 लाइन में बन रहे हैं।
तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपको इतना आइडिया लगाना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे किस तरह का कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। और ये एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक एक लाइन को इतना ध्यान में रख के बनाए हैं मैंने, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अब देखो, ये ना विश्वविद्यालय है वहाँ का जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का, जो वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका केंद्र बिंदु बना था। यहाँ से मैटरनिक की एंट्री हो जाती है। मैटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक दमनकारी कानून, जिसे कार्ल मार्क्स का आदेश कहा जाता है, उसको जारी किया। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्ल मार्क्स का आदेश किसको कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का आदेश एक कानून को कहा जाता है। किसने बनाया था ये कानून? तो मैटरनिक ने बनाया था। मैटरनिक ने कार्ल मार्क्स कानून को क्यों बनाया था? तो आंदोलन को कुचलने के लिए उसने इस कानून को बनाया था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए। अब है 18 मई 1848 को सर्व जर्मन महासंसद का आयोजन हुआ सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में। अब देखो, क्वेश्चन बनेगा कि सेंट पॉल चर्च में किसका आयोजन हुआ? तो सर्व जर्मन महासंसद। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सर्व जर्मन महासंसद का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा सेंट पॉल चर्च में। कब हुआ? तो 18 मई 1848 में। देखो, महिलाओं को इस सम्मेलन में ना पार्टिसिपेट करने की कोई भी अनुमति नहीं थी, परंतु वो क्या कर सकती थी? दर्शक दीर्घा में खड़े होकर सिर्फ देख सकती थी। उनको इस तरह का मौका दिया गया, सिर्फ देखने का मौका दिया गया। इस बैठक में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का प्रस्ताव रखा। प्रशा का नेतृत्व क्यों किया? क्योंकि प्रशा काफ़ी बड़ा स्टेट था। प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ने इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का प्रस्ताव रखा, तो जो फ्रेडरिक विल्हेम था उसने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेम के देहांत के बाद उसका भाई फ्रेडरिक विलियम राजा बना। तो यहाँ देखो, पजल नहीं होना है, सेम से नाम लग रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का पजलिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। पहले जो राजा था, जिसने अभी क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी के एकीकरण का जो प्रस्ताव रखा वो किसने रिजेक्ट किया, किसने अस्वीकार किया? तो फ्रेडरिक विल्हेम ने। और स्वीकार किसने किया? जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका भाई फ्रेडरिक विलियम राजा बनता है, तो उसने इस प्रस्ताव को क्या किया? स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि वह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो नाम ध्यान रखना, एक का नाम था फ्रेडरिक विल्हेम और जो उसका भाई था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। सेम से लगते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अब फ्रेडरिक जो विलियम था उसने बिस्मार्क को क्या बनाया? अपना चांसलर बना लिया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्त और लौह की नीति जर्मनी में किसने अपनाई? तो क्या लिखेंगे आप? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि था। इसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में ही संभव है। ये बात बिस्मार्क अच्छी तरह समझ गया था, क्योंकि प्रशा एक काफ़ी बड़ा स्टेट था। अगर प्रशा साथ देता है तो प्रशा के नेतृत्व से ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया? अपने देश में सैन्य सेवा को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। अब 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो देखिए, आप प्लानिंग देखिए आप बिस्मार्क की, कितनी ज़्यादा रणनीति, कितनी अच्छी तरह से उसने मतलब जर्मनी का एकीकरण किया है। तो बिस्मार्क ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। अब जब डेनमार्क पर आक्रमण किया तो उसने 2 प्रदेशों को जीता, स्लेस्विग और होल्स्टीन। ये पहले शर्त हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि जो भी आप प्रदेश जीतेंगे उनमें से आधे आधे, ठीक है, जैसे 2 हैं तो एक आपका एक मेरा। तो स्लेस्विग किसने ले लिया? प्रशा ने। और होल्स्टीन किसने ले लिया? ऑस्ट्रिया ने। पर क्या हुआ कि स्लेस्विग में भी जर्मन लोग थे और होल्स्टीन में भी ज़्यादा जर्मन लोगों की संख्या थी। अब जो प्रशा है उसने क्या किया? बिस्मार्क ने क्या किया कि जो होल्स्टीन में जो जर्मन लोग थे उनमें क्या किया?
ऑस्ट्रिया के खिलाफ उनको भड़काना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें जर्मन जो भावनाएं पैदा की और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर दिया, उनको भड़काना शुरू कर दिया कि ताकि जो प्रदेश ऑस्ट्रिया ने लिया है वो भी हमारे पास ही आ जाए। बिस्मार्क ने हॉलस्टीन में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया, जर्मन भावनाएं भड़काना शुरू कर दिया। बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ समझौता किया। अब बिस्मार्क अगला काम क्या करता है कि वह फ्रांस के साथ समझौता करता है। बिस्मार्क फ्रांस के साथ समझौता करता है कि अगर मैं ऑस्ट्रिया पर युद्ध करूंगा तो आप तटस्थ रहेंगे, मतलब साइड नहीं लेंगे, ना हमारे ना उनके, तटस्थ रहेंगे। ठीक है, बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमैनुएल सेकंड से भी समझौता किया। अब वो इटली के पास जाता है। इटली का उस समय राजा कौन था, तो विक्टर एमैनुएल सेकंड। उससे समझौता किया कि जब प्रसा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करे तो इटली भी ऑस्ट्रियाई देशों पर क्या करे, आक्रमण करे। अब उस टाइम युद्ध होता है 1866 में सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, 1866 में सेडोवा का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशा के बीच। अब क्या होगा भैया, आप जानते हैं, क्योंकि फ्रांस को तो पहले तटस्थ कर दिया था। इटली ने किसका साथ दिया, इटली ने भी प्रशा का साथ दिया। तो हारेगा कौन, हारेगा ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया उस युद्ध में हार जाता है। देखो, ऑस्ट्रिया की ही मदद से उसने किसको जीता था, डेनमार्क को। और जब डेनमार्क को जीत लिया तो अब किसको हराएगा, ऑस्ट्रिया को हरा दिया सेडान के युद्ध में। ठीक है, अब अगला जो युद्ध करेगा वो किसके साथ करेगा, अब अगला जो युद्ध करेगा सेडान का। ये कंफ्यूज नहीं होना है, सेडोवा और सेडान। सेडोवा का किया था ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशा, और सेडान 1817 में अब सेडान का युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ, अब उसके रास्ते का कांटा कौन था, फ्रांस था। तो प्रशा वर्सेस फ्रांस में युद्ध हुआ, फ्रांस की क्या हुई, हार हो गई इसमें। ठीक है, और स्पेन की राजगद्दी का विवाद। अब क्या होता है, जब फ्रांस इस युद्ध में हार जाता है, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। और ये संधि किस किस के बीच होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस वर्सेस प्रशा के बीच होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। कब हुई, 10 मई 1871 में हुई। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, जर्मनी के एकीकरण का जो कार्य है बिस्मार्क पूरा कर लेता है। और जर्मनी 1871 में वर्साय महल में एक सभा आयोजित की, जिसमें फ्रेडरिक विलियम को सम्राट घोषित कर दिया, या काइजर घोषित कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर का एनालिसिस था, और ये बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।